सभी को नमस्कार। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। साथियों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं 69,000 टीचर वैकेंसी 2020, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो 16 मई 2020 को आया और परीक्षा कराने का जियो 5 दिसंबर 2018 को आया, जिस बाबत 6 जनवरी 2019 को ATRE की परीक्षा संपन्न होती है। तत्पश्चात दूसरे दिन 60-65 का कट ऑफ प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय सूचना जारी करके, जियो जारी करके निकाला गया और अभ्यर्थियों के हितार्थ जो भी सरकार को उस समय फैसला लेना था लिया। लेकिन सबसे बड़ी विकट स्थिति तब आ गई जब शिक्षा मित्र 40-45 के लिए माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय में 40-45 को एकल बेंच राजेश सिंह चौहान जी द्वारा वेरीफाइड कर दिया गया कि हाँ, 60-65 का कट ऑफ जो आपने रखा है वो गलत है, आप इस कट ऑफ को कम करें। सरकार ने और कनेक्टिंग सम याचिका और कुछ जो है अभ्यर्थियों ने, जैसे गणेश कुमार से मेरी याचिका थी और राघवेंद्र सिंह और सभी लोगों ने इस आदेश को चैलेंज किया। वहाँ पर राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड कनेक्टिंग ESLPs में पूरी की पूरी प्लीडिंग्स सिंगल बेंच की क्वेस्ट कर दी गई और 60-65 को सही माना गया। 60-65 के सही मानते ही सरकार ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 12 मई 2020 को रिजल्ट घोषित किया गया और रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो उसके जस्ट एक दिन बाद उसमें कुछ खामियां होने के कारण 16 मई 2020 को पुनः रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निकाला। साथियों, 1994 नियमावली में कई सेक्शंस हैं। कुछ सेक्शंस के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो सिर्फ और सिर्फ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद निकाल सकते हैं और किसी भी परीक्षा का या संबंधित किसी भी कार्य का जियो संबंधित विभाग, जैसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी PNP की थी तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा परीक्षा कराने का जियो निकाला गया था। तो स्पष्ट यहाँ से होता है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राम शरण मौर्य का केस गया। वहाँ पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में B.Ed को बचाने के लिए 7 जनवरी 2019 के जियो को सत्य साबित करने के लिए सरकार ने पूर्णतः अपने जो 23वें और 24वें बदलाव किए हुए थे, अमेंडमेंट शिक्षक नियमावली में किया हुआ था, उसको रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा पैरवी की गई और उस पैरवी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टता आदेश आया कि 60-65 का कट ऑफ सही है और यह भर्ती 16 मई 2020 की मानी जाएगी। इसी आधार पर सरकार ने काउंसलिंग कराई और काउंसलिंग में डबल ओवरलैप MRC कराकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया। उसी विवाद को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और आज सर्वोच्च न्यायालय की शरण में उपस्थित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन सिद्ध हो जाएगा, रिलैक्सेशन वहाँ प्राप्त हुआ है, तो भर्ती 1/12/2018 की मानी जाएगी। तो यह उन लोगों का पूर्णतः भ्रम है। वे स्थितियों को 1994 नियमावली के सेक्शंस को नहीं देख रहे हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 12, सेक्शन 14 और 1991 में स्पष्ट जो लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जियो बेसिक शिक्षा विभाग में कब निकलता है और किसके द्वारा निकलता है, इन सभी बातों का गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पूरे प्रदेश में एक गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं लेकर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि हमें ATRE के माध्यम से अधिकतम सीटें प्राप्त करनी है और EWS केस के माध्यम से विभिन्न याचिकागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 7200 सीटें हम लोगों की होनी चाहिए, लेकिन
अभी वर्तमान अवस्था में आप लोग यह समझ लीजिए कि 1300 से 1400 मात्र ऐसे EWS धारक होंगे जो वर्तमान में 2019 और 20 का EWS धारण कर चुके थे। तो संख्या भी कम है। और अगर पेटिशनर देखा जाए तो 250 से 300 ऐसे योग्य पेटिशनर्स हैं। मान लीजिए हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हैं वे सभी एक कैटेगरी में आते हैं जहां पे उनको नौकरी दिलाने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरे द्वारा ली जाती है और मैं हर एक प्रकार से चीज़ों को सही करते हुए चल रहा हूं। तो EWS केस में जहां तक लग रहा है मुझे कि पेटिशनर रूपी वरदान मेरे द्वारा प्राप्त होगा आप सभी को, और आप लोगों को हर एक प्रकार से सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हम अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो सरकार से हमने मसौदा तैयार करने की रणनीति बना रखी है उस पर भी हो सकता है कि हम सफल हो जाएं और अपने साथ जुड़े हुए विभिन्न साथी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे साथ गए हुए हैं उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त कराने की कोशिश करें। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बताना है कि 15 तारीख को टॉप 2 में अपना केस लगा हुआ है और मुझे आसान लग रहा है कि 110% पूरे दिन सुनवाई करके DYD चंचूड़ एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अधिकतम एक डेट और देंगे, 2 डेटों में यह बड़ा मैटर सॉल्व कर देंगे और स्वतः संज्ञान लिया गया है उनके द्वारा। कुछ लोग कह रहे थे कि पिछली डेट पे DYD चंचूड़ की बेंच से गया, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वो बॉम्बे जाने की वजह से, बॉम्बे हाई कोर्ट में शिलान्यास की वजह से यह केस उन्होंने पारदीवाल सर जी के बेंच में ट्रांसफ़र किया है, ना कि जो है इस केस से छुटकारा पाया है। तो इस केस को स्वतः संज्ञान लेते हुए 15 तारीख को टॉप 2 में रखा है, जिसमें पूरे दिन बहस होने की प्रबल संभावना दिख रही है। हम अपने वकील के साथ, अपने अधिवक्ताओं के साथ वहां उपस्थित रहेंगे और छोटी से छोटी चीज़ों को देखेंगे और बड़ी से बड़ी कमियों को निखारते हुए एक अच्छे आदेश के लिए हम वहाँ प्रयास करेंगे। उसी पर हमारा EWS का केस भी टिका हुआ है, क्योंकि आप लोग यह समझिए कि जब MC त्रिपाठी जी ने ऑर्डर लिखवाया था उस समय प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा निराशा थी, लेकिन निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। होता क्या है, कड़ी से कड़ी टकराई है और 2 विधि और 2 विधिक चीज़ें और 2 कंप्लांस एक साथ नहीं हो सकते हैं। सरकार ने भी हवाला दिया, सरकार बच के जाना चाहती थी वहाँ से और MC त्रिपाठी जी ने कहा कि तुम थोड़े दिन और बच लो, हम तुम्हें यहीं दबोचेंगे। पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो भी फैसला आता हो वह आता रहे। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में देखने वाली बात यह है कि ये नहीं तय होना है कि भर्ती कब की है, यह तय होना है कि ATR पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, बिकॉज उसका नंबर जुड़ रहा है कि नहीं है। डबल आरक्षण का जो स्लैब तैयार किया गया है वह सही है कि नहीं है। MRC के जो कराई गई है और शिक्षक भर्ती में जो पद भरे गए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सही ढंग से भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं, ना कि वहाँ पे रिजर्वेशन डिसाइड करने के साथ साथ जियो डिसाइड करने का कोई भी वहाँ मुद्दा नहीं गया है और ना ही जियो डिसाइड करने की वहाँ कोई बात हो रही है। लेकिन लोगों का काम है सिर्फ बरगलाना और आपको गलत ढंग से गलत व्याख्या करके आपको गलत चीज़ों को बताना। लेकिन स्पष्ट रहे आपको कि सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई दूसरी है और खिचड़ी रूपी लड़ाई है, जिसमें मैंने सिंगल बेंच से लेकर अभी तक EWS केस को एक सुरक्षित दिशा में रखा, एक सुरक्षित स्थान पर रखा, उस खिचड़ी में नहीं रखा। कुछ लोगों का तो बिल्कुल अगर चलता, उनको कुछ भी विधि की जानकारी नहीं है, अगर उन्हें चलता तो वे ले जाके उसी केस में EWS को भी मर्ज करा के चारों तरफ से रास्ता बंद कर लेते, क्योंकि साथियों खिचड़ी में कुछ नहीं मिलता है। हर एक प्रकार से जो जानकारी का स्लैब होता है वह आप खोल कर रखेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ आप गलत दिशा में संघर्ष करेंगे और बाद में सरकारी तंत्र से, न्यायपालिका से कुछ नहीं प्राप्त करेंगे और घर बैठ जाएंगे। इसलिए मैं जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही आश्वस्त होकर हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अब बता देते हैं कि जो चयनित हैं उनकी
नौकरी पूर्णतः सुरक्षित मुझे आर्टिकल 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दिख रही है। लेकिन जो बड़ा उलटफेर है वह है कि अचयनितों का क्या होगा, क्योंकि जो डबल आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसको अभी तक घोटाले को पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाए हैं, लेकिन हर एक प्रकार से देखा जाए तो जनरल अभ्यर्थियों का जो नुकसान हुआ है वह कैसे पूरा होगा, तो वह सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अचयनितों को अगर कुछ मिल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर रूपी आदेश प्राप्त हो सकता है, यदि हमारे द्वारा हर एक प्रकार से जो प्लीडिंग तैयार की जा रही है वो सटीक और सही दिशा में होती हुई आगे बढ़ेगी, तभी हो पाएगा। इसलिए आप लोग अधिकतम जो भी साथी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं वे एक स्थिर हो जाएं और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। मैं साथियों आपको अब ले चलता हूं आंसर की के मुद्दे पे। यह आंसर की का मुद्दा एक खिचड़ी रूपी मुद्दा हो गया था, जिसमें आपने देखा आदेश होने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि रिशफलिंग और रिविजिट का आदेश, उसके बाद फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना। तो यह मुद्दा भी अगर आंसर की के वे लोग जो 0.1-0.2 से चूके हुए हैं वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरविनर के माध्यम से जाते हैं, वहाँ अपनी बात रखते हैं, तो यह मुद्दा भी उसी के साथ डिसाइड हो जाएगा। नहीं तो ये वर्षों चलता रहेगा और यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय से एक बार प्रक्रिया क्लोज हो गई और सरकार को क्लीन चिट मिल गई तो किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे आंसर की के साथियों को रहना आवश्यक है। मैं मेरे साथ उपस्थित हुए विभिन्न साथियों के साथ वहाँ आंसर की के लिए भी प्रेयर करके उनकी इंटरविनर तैयार करवा रहा हूँ और उनके लिए हर एक प्रकार का रास्ता जो बंद हो चुका है उसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि अधिकतम साथियों का चयन किसी भी दशा में जैसी भी प्रोबेबिलिटी बनती है उस प्रकार से उनका चयन प्राप्त हो जाए। मैं साथियों 15 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहूंगा और 16 तारीख को EWS का केस माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में लगा है। 16 तारीख को प्रयागराज पहुंचकर वहां पर चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलूँगा। इसके पहले 12 से 13 तारीख को 2 दिन मैं प्रयागराज रहकर अपने सीनियर्स को ब्रीफ कर दूँगा। चूँकि आप समझ लें कि 4 तारीख से 14 तारीख तक माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों बंद है, तो इसी बीच जो छुट्टी वाला कार्य है इन सभी कार्यों को ड्राफ्टिंग और जो प्लीडिंग्स होती हैं और जो ब्रीफिंग होती है इसे कंप्लीट कराकर मैं चाहता हूँ आगे बढ़ूँगा और आपके लिए पुनः एक अवसर रूपी आदेश प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। हर एक प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने हर एक मैटर को अलग अलग खंडित कर लिया है, क्योंकि वर्गीकरण नहीं करेंगे, वर्ग में नहीं डिवाइड करेंगे तो आपस में टकराएंगे। जब वो आपस में टकराएंगे तो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। या मैंने 2-3 केसों में देखा है, जब से वकील हो गया हूँ, वकालत कर रहा हूँ, एडवोकेसी के माध्यम से विभिन्न रेफरेंस को देखा है कि 2-3 मैटर जब आपस में टकरा जाते हैं तो वो मामला खिचड़ी हो जाता है और खिचड़ी होने के पर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए एक सिरे को पकड़कर एक मामले को निस्तारित कराना ही अब सभी अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगा। अगर एक सिरे को छोड़ के सारे सिरे को एक साथ आप मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद उसको एक जटिल गुत्थी बना देंगे तो एक एक रेशा अलग करने के साथ साथ आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। साथियों ध्यान से सुनिएगा कि हमारा लक्ष्य है कि एक संघर्ष में अधिकतम साथियों की नौकरी प्राप्त हो और अन्य लोगों का लक्ष्य है कि संघर्ष को इतना जटिल बना दो कि बार बार याची बनाओ और कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ने न पाए। सिर्फ और सिर्फ अपने अविधिक ज्ञान से, अपने अज्ञानी प्रवृत्ति से लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाओ। दोनों में महान अंतर है, दोनों में कंक्लूज़न कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक बात सही इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप सही बातों को सुनेंगे और सही बातों का अनुसरण करेंगे तो आपको इस निराशा में भी आशा की एक किरण दिख जाएगी और उस पर चलने से आपको अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग सही दिशा में चलिए और तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं इसी चैनल पर इसी वीडियो के माध्यम से चयनितों एवं अचयनितों के लिए बराबर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को हर एक प्रकार से सूचित करते रहूँगा और किसी को हैरान
होने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चयनित है वह जॉब में बना रहेगा और जो अचयनित है उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसे उसकी प्यारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद।